हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सॉफ्ट स्टडी आकाश कुमार में। आज हम सब यहाँ इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का चैप्टर 3 उत्पादन तथा लागत से बनने वाले जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो अब मैं आपके सामने लाया हूँ। इसको दो भाग में बांट दें क्योंकि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पे थे जो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था, तो इसको दो भाग में बांट दिया गया है, ऑब्जेक्टिव पार्ट 1 और ऑब्जेक्टिव पार्ट 2 के फॉर्म में बांट देगा ताकि एग्जाम में आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटे। तो जो बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करना ना भूलेंगे। सबसे पहला आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन उत्पादन के साधन है। पहला प्रश्न बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे बिल्कुल। तो निम्नलिखित में से कौन उत्पादन के साधन है, तो ऑप्शन है श्रम, भूमि, पूंजी या इनमें से सभी। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। बताया गया होगा आपका, मेरा प्रीवियस वीडियो सब्जेक्टिव वाले आप जाकर नहीं देखें तो उन्हें भी जाकर के देख लीजिए। तो बताया गया है क्या किस उत्पादन के कितने साधन होते हैं। उत्पादन के 5 साधन होते हैं। कौन कौन, तो श्रम होता है, भूमि होता है, पूंजी होता है, संगठन होता है और साहस भी होती है। तो याद रखिएगा ये उत्पादन के 5 साधन होते हैं, तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट है वो कौन सा समय जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तित किए जा सकते हैं। तो ये भी प्रश्न आपको हमारे सब्जेक्टिव वाले वीडियो में बताया गया है कि कौन से समय में उत्पादन के सभी साधन क्या होते हैं, बदल जाते हैं। तो क्या सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, दीर्घकाल में। दीर्घकाल अवस्था में क्या होती है कि उत्पादन के सभी साधन परिवर्तित किए जा सकते, दीर्घ यानी लंबे समय। उत्पादन के संसाधन के रूप में उद्यमी का क्या काम होता है। क्या होता है उद्यमी के काम, तो संसाधनों को इकट्ठा करना, बिल्कुल सही है। उत्पादन प्रक्रिया को व्यवस्थित करना, ये भी सही है। उत्पादन के खतरे का वहन करना, बिल्कुल सही है। यानी तीनों काम होंगे, इसका मतलब यहाँ ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अल्पकालीन उत्पादन की दशा में एक विवेकशील उत्पादक किस अवस्था में उत्पादन करना पसंद करेगा। तो जाहिर सी बात अल्पकालीन कम समय में और एक अच्छा उत्पादक होता है वो किस अवस्था में पसंद करेगा। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय अवस्था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे द्वितीय अवस्था। द्वितीय अवस्था में होती है क्या बच्चों, तो उच्चतम बिंदु तक घटती दर से क्या होती है, वृद्धि होती है, यानी घटती दर से लाभ होते रहती है। कहाँ तक, उच्चतम बिंदु तक। लेकिन प्रथम अवस्था में क्या होती है कि वृद्धि से लोग यानी लाभ से लोग क्या हो जाते हैं, वंचित हो जाते हैं। और तृतीय अवस्था में जो होती है लाभ बहुत कम होती है। इसलिए सबसे अच्छा जो उत्पादन की जो अवस्था है वो द्वितीय अवस्था मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या निम्नलिखित में से किस नियम के द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन है मांग के नियम, पैमाने के प्रतिफल नियम, मांग की लोच नियम या परिवर्तनशील अनुपात के नियम। तो क्या सही जवाब होगा, कमेंट बॉक्स में आप जवाब दे सकते हैं आप भी हमारे साथ, क्योंकि ये सारी चीज़ आपको सब्जेक्टिव में बताया गया है। तो यहाँ पे क्या सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा, परिवर्तनशील अनुपात के नियम के द्वारा अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या की नियम द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध निम्न में से किससे है। उत्पादन यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे आधाता होगा। तो कहा गया कि दीर्घ यानी लंबे समय तक उत्पादन फलन का संबंध निम्न में से किससे है, तो पैमाने के प्रतिफल नियम से है, मांग के लोच के नियम से है, उत्पत्ति के वृद्धि नियम से है या मांग के नियम से है। तो यहाँ पे सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पैमाने के प्रतिफल नियम से दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध है। जब उत्पादन औसत अधिकतम होता है, उत्पादन औसत क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा, तब सीमांत उत्पाद क्या हो जाएगी बच्चों, सीमांत उत्पाद उस समय क्या बताना है, क्या हो जाएगी। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। यानी औसत उत्पादन के समान होगा सीमांत उत्पादन होता है, औसत उत्पादन से कम भी होता है और औसत उत्पादन से अधिक भी होता है। कब, जब औसत उत्पादन अधिकतम होता है। इसका नीचे आपको व्याख्या किया गया है, आपको बताया जाएगा ग्राफ के माध्यम से। निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति के साधन नहीं है। तो अभी बताया है उत्पत्ति के 5 साधन कौन कौन, भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और साहस। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन नहीं हो जाएगा, यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है। याद रखिएगा बच्चों एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे ऑप्शन में बताया गया कि कौन नहीं है। तो क्या सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मुद्रा। मुद्रा के बारे में नहीं बताया गया, भूमि है, श्रम है, पूंजी है, संगठन है और साहस है, लेकिन मुद्रा जो है वो उत्पत्ति के साधन नहीं आता है। नेक्स्ट है उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन होता है, तो उत्पादन जो होता है उत्पत्ति के साधनों का फलन होता है। उत्पादन किसका होता है, उत्पत्ति के साधनों का फलन होता है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है, उत्पादन बंद कर देने पर निम्नलिखित में कौन सा प्रभाव पड़ेगा, यानी इस पे कौन कौन से प्रभाव पड़ सकते हैं, कब, जब उत्पादन को क्या कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए। तो कहा गया परिवर्तनशील लागतें कम हो जाती है, परिवर्तनशील लागतें शून्य हो जाती हैं, स्थिर लागतें शून्य हो जाती है, स्थिर लागतें बढ़ जाती हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थिर लागतें जो होती है वो शून्य हो जाती है। कब, जब उत्पादन बंद कर दिया जाता है तब। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 है, उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है। उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन का प्रभाव बताना है यहाँ पे दोस्तों। तो केवल परिवर्तनशील लागतों पर पड़ता है, केवल स्थिर लागतों पर पड़ता है, स्थिर एवं परिवर्तनशील लागतों दोनों पर पड़ता है, या इनमें से कोई नहीं। क्या सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल परिवर्तनशील लागतों पर उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, अवसर लागत क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, अवसर लागत क्या है। तो खोया हुआ अवसर ये भी हो सकता है, वह विकल्प जिसका परित्याग कर दिया जाए ये भी होता है, और हस्तांतरण आय ये भी होता है। यानी यहाँ पे सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अवसर लागत क्या है, तो खोया हुआ अवसर है, वह विकल्प जिसका परित्याग लोग त्याग कर देते हैं वो विकल्प, और हस्तांतरण आय भी जो होता है ये सब अवसर लागत है। नेक्स्ट है, अवसर लागत का वैकल्पिक नाम, यानी दूसरा नाम बताना है कि दूसरे नाम से भी पुकारा जाता है अवसर लागत। तो ये प्रश्न पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, तो बताइए अवसर लागत को दूसरे नाम से किस नाम से पुकारते हैं। तो इसे हम लोग आर्थिक लागत के नाम से भी जानते हैं। किसको, अवसर लागत को आर्थिक लागत के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है, उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कुल लागत एवं कुल परिवर्तनशील लागत में क्या अंतर होता है। यानी उत्पादन वृद्धि हुई तो कुल लागत और कुल परिवर्तनशील लागत में क्या अंतर होता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। क्या होगा यहाँ पे सही जवाब, तो यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थित रहता है। यानी कुल लागत एवं परिवर्तनशील लागत का जो अंतर होता है वो स्थित रहता है, यानी हर एक जगह आपस में क्या होगा, समान रहेगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा। निम्नलिखित में से कौन स्थित लागत नहीं है। स्थित लागत नहीं है, यहाँ पे बताना स्थित लागत कौन नहीं है। कच्चे माल की लागत, फैक्ट्री का किराया, ब्याज या बीमे का प्रीमियम, क्या होगा बच्चों, जल्दी से जल्द आप कमेंट बॉक्स में भी इसका जवाब दे सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर कच्चे माल की लागत जो हो स्थित नहीं है। फैक्ट्री का किराया जाहिर सी बात है वो फिक्स कर दिया जाता है कि आपको इतना देना है, चाहे आपका उत्पादन कम हो या ज़्यादा हो। ब्याज भी आपको फिक्स कर दिया जाता है, और बीमे का प्रीमियम भी क्या है, फिक्स ही है ना, कि आपको महीना में इतना प्रीमियम भरना है। तो ये सारे जो हैं वो फिक्स हो गए। तो बच गया कच्चे माल की लागत। कच्चे माल की रेट कभी घटती भी है कभी बढ़ती भी है, तो इसका मतलब है कि ये क्या है, स्थित नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है, जब औसत लागत घट रही हो, औसत लागत घट रही हो तो सीमांत लागत औसत लागत की तुलना में कितनी होती है। तो औसत लागत क्या हो जाती है, तो यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। यानी जो सीमांत लागत जो है वो औसत लागत से कम होती है। यानी औसत लागत जो होता है सीमांत लागत से ज़्यादा होता है और बराबर भी होता है। याद रखिएगा क्या होगा यहाँ पे, औसत लागत जो होगा वो सीमांत लागत से बड़ा और बराबर दोनों, यानी ज़्यादा भी होगा और समान भी होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, जो वक्र पहले बढ़ता है फिर स्थिर होकर घटना आरंभ करता है वह कौन सा वक्र कहलाता है। तो ऑप्शन है एमपीपी, एपीपी, टीपीपी या डी मतलब ऑल। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑल। अब यहाँ पे बच्चों को माइंड में कन्फ्यूजन, एमपीपी क्या होती है, एपीपी क्या होती है, टीपीपी क्या होती है। तो सारे यहाँ पे लिखेंगे। एमपीपी का मतलब होता है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट होता है, एमपीपी का मतलब होता है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। एपीपी का मतलब होता है एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट, और टीटीपी का मतलब होता है, टीपीपी का मतलब होता है टोटल फिजिकल प्रोडक्ट होता है। तो कहा गया जो को वक्र पहले घटता है फिर बढ़ता है, ये जो होता है ये सभी हो जाएगा यहाँ पे। और इसी में वो बताया गया है कि जब औसत उत्पादन अधिकतम होता है तो सीमांत उत्पादन क्या होता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि औसत उत्पाद कौन है, तो ये जो आपका रेड वाले जो हैं ये उस औसत उत्पादन है। तो ये औसत उत्पादन जब अधिकतम होता है तो ये अधिक भी होता है, कहीं कम भी हो रहा है, कहीं बराबर भी हो रहा है, इसलिए वहाँ पे सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 18 है, उत्पादन फलन को व्यक्त किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे क्या सही जवाब हो जाएगा बच्चों, कमेंट बॉक्स में भी आप जवाब दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा,
QS यानी QS Q क्या होता है, मात्रा को बताता है और उसके फंक्शन बताता है। ABCD यानी उसके किस पर डिपेंड है वो बताता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्पादन ह्रास नियम लागू होने का मुख्य कारण क्या है। ये भी आपको बताया गया है सब्जेक्टिव वीडियो में कि उत्पादन ह्रास नियम होता क्या है। तो यहाँ पे क्या सही जवाब हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। यानी संसाधन सीमित है, जाहिर सी बात है संसाधन हमारे यहाँ क्या है, सीमित है, और संसाधनों का अपूर्ण स्थापन्न होता है, यानी पूरी तरह से स्थापन्न नहीं हो पाता है, इसलिए ह्रास नियम वहाँ पे लागू होते हैं दोनों की मदद से। नेक्स्ट है औसत उत्पाद वक्र की आकृति होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, VVI प्रश्न लिख लीजिएगा। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ये CBSE में भी पूछे गए हैं और बिहार बोर्ड में भी और अदर बोर्ड में भी ये आपसे एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो याद रखिएगा औसत उत्पाद वक्र की आकृति कैसी होती है। तो इसकी जो आकृति होती है वो उल्टे यू की होती है, उल्टे यू की जैसी होती है, उल्टे यू की आकृति, यानी इस तरह से वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, जब औसत उत्पादन अधिकतम होता है तब। वही क्वेश्चन दूसरी बार लिखा गया है। तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे आप भी कमेंट में बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं यहाँ इसका क्या सही जवाब होगा, क्योंकि ये प्रश्न जो सेम प्रश्न है वो ऊपर भी आपको कराया गया है। तो यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी, और चार्ट के माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से अभी ऊपर में बताया गया है कि किस तरह से ये अधिक, समान और कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, उत्पादन फलन के निम्नलिखित मान्यताएं कौन सी है। उत्पादन फलन के निम्नलिखित मान्यताएं कौन सी है। तो क्या सही जवाब हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, तो यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा। अब बारी बारी से पढ़ते हैं क्या इसमें। तो उत्पादन फलन का संबंध निश्चित संबंध, जाहिर सी बात है समय अवधि क्या होती है, निश्चित होती है। अल्पकाल में उत्पादन के कुछ साधन स्थिर रहते हैं, बाकी अन्य साधनें क्या होती है, परिवर्तनशील। ये भी पढ़ा गया, ये भी सही होगा। और अल्पकाल में तकनीकी स्तर में कोई परिवर्तन, यानी हमने ये भी पढ़ा है कि अल्पकाल में हर एक वस्तु को परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, बस मात्र कुछ वस्तुएं परिवर्तनशील होती है, बाकी वस्तुएं स्थित होती है। तो ये हमने पढ़ा, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, आर्थिक उपयोगिता का सृजन ही उत्पादन है, किसने कहा था। इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चों, इस तरह के प्रश्न आपसे राइटर के नाम, आपसे नाम पूछे जाएंगे, उसके खोजकर्ता के नाम आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आर्थिक उपयोगिता का सृजन ही उत्पादन कहलाता है, यह किसके द्वारा कहा गया था, किसके द्वारा कहा गया था, तो प्रोफेसर एली के द्वारा कहा गया था। प्रोफेसर एली ने कहा था कि आर्थिक उपयोगिता का ही सृजन ही उत्पादन है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट जरूर, नीचे कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर देते चलिएगा। और जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जल्द से। और ये 12th के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और किसी भी बोर्ड के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में यहीं से प्रश्न पूछेंगे, चैप्टर से बाहर से प्रश्न आपसे नहीं पूछे जाते। तो आपको चैप्टर भी पढ़ाया जा चुका है और उससे बनने वाले जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो भी आपके सामने लाया जा सकता है। तो आई होप इतनी सुविधा आपको दूसरे चैनल पे नहीं मिल सकती है। तो चैनल को जल्दी से जल्द जाकर के क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपका जो इकोनॉमिक्स जो चैप्टर है वो बुक जो है वो दोनों पार्ट करवाया जाएगा। अभी फर्स्ट पार्ट का समाप्त हुआ है, बस ऑब्जेक्टिव रह गए हैं। तो जल्द ही 2 से 4 दिन के अंदर में वो सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके सामने ला दिए जाएंगे। इसके बाद हम लोग 15 अगस्त के बाद से हम लोग चैप्टर बुक जो है वो सेकंड बुक को हम लोग जल्द ही जल्द स्टार्ट करेंगे। किसने कहा था कि उत्पादन का तात्पर्य मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की योग्यता से है, न कि किसी वस्तु के निर्माण से। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा प्रोफेसर पेंसन के द्वारा ये बातें कही गई थी कि उत्पादन का तात्पर्य मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की योग्यता से है, न कि किसी वस्तु के निर्माण से। तो इस तरह के प्रश्न। और आज का लास्ट प्रश्न बच्चों, दीर्घकाल में पूर्ति की लोच होती है। दीर्घकाल में पूर्ति की लोच क्या होती है। तो सही जवाब हो जाएगा अधिक लोचदार होती है। क्या सही जवाब हो जाएगा, अधिक लोचदार होती है। तो ये हमारे 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में इसे बहुत ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसी के साथ मैं अपना आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।